ठीक है। तो उस दिन हमने आपको पढ़ाया था शक्ति के संसाधन, पिछली कक्षा में। शक्ति के संसाधनों में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के शक्ति के संसाधन हैं। कौन कौन से? एक परंपरागत ऊर्जा, क्या बताया था? एक परंपरागत स्रोत, क्या बताए थे आपको? बोलो, क्या बताए थे? परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, परंपरागत ऊर्जा जो है हमारी, इसमें हमने आपको पढ़ाया था कोयला। कोयला कैसे बनता है, कोयला कैसे निकालते हैं, फिर उसका कैसे उपयोग करते हैं। ऐसे हमने पेट्रोलियम पढ़ाया था कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कैसे हमें मिलता है और पेट्रोलियम को कैसे हम यूज करते हैं। उसके बाद कोल कितने प्रकार का था, सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। इसके बाद हमने शक्ति के साधनों के अंतर्गत नंबर दूसरा वाला जो पॉइंट था वो था गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा में हमने आपको बताया कि जल शक्ति है, कैसे हम बांध बनाते हैं और बांध बना करके कैसे बिजली बनाते हैं, ये हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। फिर हमने बताया था कि परमाणु ऊर्जा क्या है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं और ये इसका भारत में कहाँ कहाँ पर विस्तार पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसके केंद्र हैं उत्पादक ऊर्जा के, और यूरेनियम थोरेनियम जो आणविक खनिज हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, किसके द्वारा हम इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सौर ऊर्जा की आज बात करते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा जैसा कि इसके नाम से प्राप्त होता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, जो शक्ति सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। और इसके लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। अब तो कुकर जिसमें खाना बनाते हैं आपने देखा होगा, सोलर कुकर आने लगे हैं। सोलर लाइटें आपके गांव में लगी हैं गलियों पे, वो अपने आप उसमें टाइमिंग सेट रहती है, जहां सुबह होती है वो बंद हो जाती हैं और दिन भर सोलर पैनल के द्वारा बैटरी चार्ज होती है और शाम होते ही उसमें टाइमिंग सेंसर लगा होता है और जहां शाम होती है वो लाइटें अपने आप जल जाती हैं और गली पे उजाला हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही है ये बहुत ही स्वच्छ ऊर्जा, क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इससे किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी प्राकृतिक छेड़छाड़ नहीं होती है पर्यावरण के साथ में। इस प्रकार से जो ऊर्जा हम ये प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। और अभी तक इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है भारत जलवायु कार्य योजना प्रस्तावित है। 2030 इसका लक्ष्य है कि 2030 तक के लक्ष्य में हम क्या कर लेंगे, जो हमारी वर्तमान की जो उत्पादन क्षमता है 4 गीगावाट है, उसको बढ़ा करके हम कितना कर देंगे? 100 गीगावाट कर देंगे। अभी 4 गीगावाट है और 4 गीगावाट से इसको हमको कितनी करनी है? 100 गीगावाट करना। तो ये हमारी हो गई सौर ऊर्जा। अगला जो हमको इसमें पढ़ना है, तो हमने क्या पढ़ लिया इसमें? सौर ऊर्जा पढ़ी, ठीक है। अगला जो चौथा पॉइंट हमारा है, आज ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा। इसमें लास्ट चीज़ बची हुई है जिसको हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। अब ये पवन ऊर्जा क्या है, ठीक है। कभी आप दक्षिण भारत की तरफ जाइएगा तो वहाँ देखिएगा आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर समुद्र हैं, समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, या नदियों के किनारों में जहाँ पर तेज़ हवाएं लगातार चलती हैं। क्या चलती हैं? तेज़ हवाएं लगातार चलती हैं। वो चाहे समुद्र का क्षेत्र हो चाहे नदी के तट का क्षेत्र हो, वहाँ पर क्या करते हैं? पंचक्कियों का समूह लगा करके पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पंचक्की लगाते हैं, बड़े बड़े पंखे लगा देते हैं और जब हवा चलती है तो हवा में वो पंखे क्या करते हैं? राउंड करते हैं और पीछे हमारी क्या लगी होती है? टरबाइन होती है, ठीक है। और वो जब राउंड करते हैं तो तेज़ी से जब घूमते हैं तो उससे बिजली बनती है। इस प्रकार से बहुत सारी पंचक्कियाँ लगाई जाती हैं और पंचक्कियों को लगा करके इस प्रकार से पवन ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में हमने बताया था कि जो हमारा तमिलनाडु राज्य है, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु अगर मानचित्र पर हम देखेंगे
तो ये हमारा जो भारत का मानचित्र है, यहाँ का जो ये वाला एरिया है, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये समुद्र तट का किनारा भी है। और यहाँ पर आपको इस तरीके की पंचक्कियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं। और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी आप निकलिए, कभी जाइए, मैं तो गया हूँ वहाँ पर, मैंने देखा है इनको दूर से, बहुत ऐसे पंचक्कियाँ लगी हुई हैं जिनके द्वारा भी उत्पादन किया जाता है। तो जब कभी दक्षिण भारत की तरफ आपका जाना होगा, आप जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु का इसमें क्या है, प्रथम स्थान है, अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, इन सभी राज्यों में क्या किया जाता है, पंचक्कियों के द्वारा बिजली बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। तो आज ये टॉपिक जिसको हम शक्ति के साधन की बात कर रहे थे, कि शक्ति के साधन क्या हैं और कितने प्रकार की, इनको कितने भागों में बांटा गया है, उसमें से परंपरागत क्या था और गैर परंपरागत क्या है, इनको सबको हमने बताया। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा की बात आती है तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को बताएंगे कि ठीक है कि ये गैर परंपरागत है, ये चली आ रही परंपरा नहीं है, इसको क्या किया गया, इसको खोजा गया है, इसमें अपना विज्ञान ने क्या किया है, अपना योगदान किया है। और योगदान करने के उपरांत उसने क्या किया है, विद्युत का एक अलग से उत्पादन करने का एक नया तरीका निकाला गया। क्योंकि हमने बताया था जो परंपरागत साधन है वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे, और अगर हम तब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से जल विद्युत शक्ति, परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा, जिसके बारे में हमने आपको भी विस्तार से बताया कि सौर ऊर्जा क्या है और पवन ऊर्जा क्या है, और बाकी चीज़ें हम आपको पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज पर यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आई है कोई चीज़ जो पीछे से अभी तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो चाहे परंपरागत ऊर्जा की बात हो और चाहे गैर परंपरागत ऊर्जा की बात हो, तो कोई भी जिसकी समझ में नहीं आया है, कोई भी छात्र छात्रा खड़े होकर के मुझसे पूछ सकते हो कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं है। कोई ऐसा जिसकी समझ में चीज़ नहीं आई? सबकी समझ में आ गया है, मैं ऐसा मान लूँ आ गया सबकी समझ में? ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा अब अगला जो चैप्टर होगा हमारा, वो होंगे जो भारत का इंडस्ट्रियल एरिया है, भारत की जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके ऊपर नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म।